सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी कि सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिनों के अंदर पहले वाले सदन से इस्तीफा देना होता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 16 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। के हिसाब से समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो ठीक। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 मार्च वो तारीख है। आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30 मार्च यानी कि सोमवार का दिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर विधान परिषद की सदस्यता से क्यों इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सांसद के तौर पर काम करेंगे। ऐसे में नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं। सांसद को एमएलए या एमएलसी पद से इस्तीफा देना होता है। अब इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा न देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब आप खबर तो समझिए, कब तक दूसरे सदन से इस्तीफा देना होता है? तो ये जवाब है इसका निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर, यानी कि जब वो चुने गए उसके 14 दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा पहले सदन से देना होगा। चूंकि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, नियम यह कहता है कि पहले वाले सदन से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होगा। तो ऐसे में नियम के मुताबिक नीतीश कुमार को 30 तारीख तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। एक बात और समझ लीजिए, नीतीश कुमार के साथ ही नितिन नवीन को भी इस्तीफा देना होगा। 16 मार्च को नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अभी नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी के विधायक हैं, तो उन्हें भी नितिन नवीन को विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। हालांकि बिना विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य रहते हुए भी नीतीश कुमार चाहें तो अगले 6 महीने तक मुख्यमंत्री के तौर पर रह सकते हैं। बढ़ते हैं आखिर बात अगली खबर की। जेल से बाहर आने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस दौरान इलाके में कई जगह उनके एक बेटे का पोस्टर भी लगा है और राजनीति में लाने की मांग भी की जा रही है। अब अनंत सिंह के किस बेटे को राजनीति में लाने की मांग की जा रही है, उस पर अनंत सिंह ने क्या कहा है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के छोटे सरकार
बाहुबली छवि वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लोग इसी नाम से जानते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पकड़ इतनी है कि चाहे किसी भी पार्टी से लड़ें या निर्दलीय, जीत उन्हीं की होती है, चाहे जेल में रहें या बाहर। यहाँ तक कि जब खुद के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो पत्नी को मोकामा से विधानसभा का चुनाव जितवाकर विधायक बनवा दिया। लेकिन अब अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार बिहार से केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो वो भी आगे से कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूनाइटेड रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया नाम मिला था? अनंत सिंह ने हालांकि ये भी साफ कर दिया है कि उनके बेटों में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है कि अनंत सिंह का कौन सा बेटा चुनावी राजनीति में आएगा। इस सवाल का कुछ जवाब मिलता तब दिखा जब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम कर लोगों से मिलने लगे। शुक्रवार को अनंत सिंह ने मोकामा के कन्हाईपुर का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह उनके बड़े बेटे अंकित सिंह का पोस्टर दिखा, जिसमें लिखा है मोकामा की जनता की पुकार अंकित बाबू। तो सवाल है कि क्या अनंत सिंह के बड़े बेटे अंकित उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और 2029 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अंकित बाबू का स्वागत होगा मोकामा में, बैनर पोस्टर भी लगा हुआ है सर। वो सब हमने बता दिया। हालांकि अंकित सिंह के पोस्टर पर अनंत सिंह ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन मोकामा के इलाके में लगे पोस्टर ने ये चर्चा जरूर छेड़ दी कि क्या अंकित लड़ेंगे मोकामा से अगला विधानसभा चुनाव। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह जो हैं वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनके बेटे को लेकर के मांग शुरू हो गई है। अब आप खबर तो समझिए, अनंत सिंह ने अब विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनंत सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान क्यों किया, तो ऐसे में आप जान लीजिए। अनंत सिंह ने यह कहा कि नीतीश जी बिहार के सीएम नहीं रहेंगे तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आप खबर तो समझिए, अनंत सिंह के बेटे के चुनाव लड़ने की बात क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से विधायक हैं और अगर अनंत सिंह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सवाल है कि अनंत सिंह के बाद उनके प्रतिनिधि के तौर पर मोकामा से कौन लड़ेगा। तो अब ऐसे में अनंत सिंह का वो बयान भी समझना जरूरी है, जिसमें अनंत सिंह ने कहा है कि उनका कोई बेटा चुनाव लड़ सकता है। अब इस बयान के बाद मोकामा में कई जगह पर उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं उनके, अंकित के पोस्टर लगे हुए हैं और इस पोस्टर में अंकित के राजनीति में आने की मांग की गई है। अंकित को लेकर क्षेत्र में चर्चा चल रही है। तो सवाल है कि अनंत सिंह के 3 बेटों में सबसे बड़े अंकित मोकामा से उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि इस समय ये जवाब जो है समय पर ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो उनके समर्थक हैं इसकी मांग जरूर कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है और इस फैसले का मकसद है तेल कंपनियों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों पर महंगाई का बोझ कम करना। यह रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, यानी 10 रुपए की कटौती की गई है। वहीं डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य कीमतों को स्थिर रखना और तेल कंपनियों के घाटे को कम करना है, ताकि वैश्विक संकट के बावजूद ईंधन की कीमतें अचानक न बढ़ें और आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस राहत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्णय नागरिकों के लिए बेहद जरूरी राहत लेकर आया है।
वहीं बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी इस कदम को जनता को राहत देने वाला निर्णय बताया। इस देश के लोगों की परेशानी को कम करने के लिए केंद्र सरकार का ये प्रयास या ये कदम सराहनीय है। कुल मिलाकर वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सरकार का ये फैसला तेल कंपनियों को राहत देने के साथ साथ आम लोगों को भी संभावित महंगाई से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और मैसेज भी साफ है कि लोग किसी भी अफवाह में ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। जिस तरीके से युद्ध को लेकर यह संकट गहराया हुआ है, इस बीच ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का है। तो पहले एक्साइज ड्यूटी के मायने अब आप समझ लीजिए। देखिए, सरकार जो उत्पाद शुल्क के रूप में वसूलती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। मतलब ये कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी वसूला करती थी उस उत्पाद शुल्क में सरकार ने कटौती कर दी है, यानी कि सरकार कम शुल्क लेगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कितनी कटौती की है। तो जवाब है 10 रुपए की कटौती की गई है। और इस हिसाब से आपको बता दें कि पहले पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगता था। अब क्योंकि सरकार ने 10 रुपए की कटौती कर दी है तो ऐसे में अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी महज 3 रुपए लग रहा है। अब डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल की बात करें तो डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगता था। सरकार ने 10 रुपए घटा दिया है तो ऐसे में एक्साइज ड्यूटी जो है वो अब 0 हो गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाने का मकसद क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी समझिए। तो तेल की घरेलू कीमतों को स्थिर रखना और तेल कंपनियों के घाटे को कम करना, बिना कीमत बढ़ाए नुकसान की भरपाई करना और आम जनता पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब आप खबर तो समझिए। एक्साइज ड्यूटी घटाने का फायदा क्या होगा। तो पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण क्रूड ऑयल महंगा है। तेल कंपनियों को ज्यादा पैसा इसके लिए चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में तेल कंपनियां तेल के दाम बढ़ा सकती हैं। तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। सरकार ने तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी। एक्साइज ड्यूटी कम होने से अब तेल कंपनियों का घाटा कम होगा। तो ऐसे में तेल कंपनियां तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकती हैं। अब तेल के दाम नहीं बढ़े तो लोगों को राहत मिलेगी और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लोगों के हित के लिए लिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच एक और जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करते हुए तेल कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है, तो दूसरी ओर युद्ध के बाद उत्पन्न हुए हालात को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पश्चिम एशिया में युद्ध की टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। संकट के बीच पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में तेल और गैस की आपूर्ति पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत भी दी गई। इससे पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पश्चिम एशिया के हालात पर सरकार की पूरी नजर है। समंदर में जंग का एपी सेंटर बने सेंटर ऑफ हार्मूज से भारतीय जहाज सुरक्षित निकल सकें, इसलिए हर स्तर पर काम और बातचीत जारी है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को कामयाब बनाने की असली जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज ये बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ एक एक करके हम आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी बैठक की, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उस बैठक में शामिल रहे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे
हालांकि चुनावी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें इसे छोड़ दिया गया था, वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। अब आप खबर तो समझिए, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक का मकसद क्या था? तो पश्चिम एशिया संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हो सके। बैठक में तेल और गैस की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। राज्यों की कैसी तैयारी है, इसकी समीक्षा भी पीएम मोदी ने की। अफवाहों और कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत दी गई है। तेल, गैस और जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर ना पड़े, इसको लेकर भी रणनीति बनी। दुनिया में चल रही उथल पुथल का असर आम जनता पर ना पड़े, इसे लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर ये समीक्षा करना चाह रहे थे कि वहां की तैयारी कैसी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं रामनवमी की, जिसके भक्तिमय माहौल में पूरा देश डूबा हुआ है। रामनवमी की बात हो रही है तो सबसे पहले राम जन्मभूमि अयोध्या में सूर्य तिलक की बात कर लेते हैं। देखिए, रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक उनके ललाट पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। ये दृश्य देश दुनिया में देखा गया। पीएम मोदी ने भी टीवी पर सूर्य तिलक देखा। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस मार्च 2026 अयोध्या में रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर नीली किरणें पड़ी। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारियों ने खास पूजा अर्चना की। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए। रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। पीएम मोदी ने भी रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वो टेलीविजन के सामने खड़े थे। जैसे ही सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ी, पीएम मोदी ने हाथ जोड़ लिए, मन में प्रभु श्री राम का ध्यान किया। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने श्री राम की पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये दूसरी बार सूर्य तिलक हुआ है। राम मंदिर में इस विशेष अनुष्ठान के दौरान सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए सूर्य तिलक से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक वीआईपी पास के जरिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्य तिलक पर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सूर्यवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम लला के दिव्य भाल पर विराजित यह स्वर्णिम सूर्य तिलक आस्था, आत्मगौरव और आध्यात्म का आलोक है। यह तिलक सनातन संस्कृति की शाश्वत चेतना को जागृत करता हुआ भारत के जन जन के हृदय में श्रद्धा, शक्ति और स्वाभिमान का संकल्प सूर्य प्रज्वलित कर रहा है। यह भारत को उसकी मूल आत्मा से पुनः जोड़ रहा है। राम जन्मोत्सव पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। रामनगरी में 10 लाख श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब रामनवमी पर झारखंड से आई तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। रामनवमी के मौके पर रांची के तपोवन मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन भगवान राम की भक्ति में लीन दिखे। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दी तो हाथ में गदा और तलवार लेकर एक संदेश भी दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति को दूर रखकर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन दिखे। मौका था रामनवमी का और जगह था रांची का प्रसिद्ध तपोवन मंदिर। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे हेमंत सोरेन का प्रबंधन की ओर से पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सीएम ने रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम को तलवार देकर सम्मानित भी किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने रामनवमी के मौके पर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। रामनवमी के इस पर्व को बेहतर और सुचारू और यादगार बनाने हेतु आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री राम की पूजा कर जब सीएम गर्भगृह से बाहर निकले तो चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
पत्नी कल्पना सोरेन के साथ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। फिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की गदा भी उन्हें सौंपी गई। सीएम ने तपोवन मंदिर के इतिहास को और मजबूत करने की अपील की ताकि आने वाली पीढ़ी इसे याद रखे। भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो कि आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की भी आपको दिखाते हैं। रामनवमी के मौके पर पटना सिटी में राम जन्मोत्सव समिति के बैनर तले श्रद्धालुओं में भव्य जुलूस निकाला है। जुलूस मंगल तालाब स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ गायघाट स्थित ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर पहुंचा। गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जुलूस में तरह तरह की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। जुलूस में नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी।